नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र नागर स्वागत करता हूं आप सभी का अवचेतन स्टडी पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई ठीक ढंग से चल रही होगी। साथियों, पिछली क्लास में हमने एक प्रैक्टिस सेट किया था जिसमें करीब 20 क्वेश्चन थे और हमने विस्तार से उन सबका विश्लेषण किया था। और आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का अपना 5वां चैप्टर, जिसका नाम है भारतीय जलवायु, इंडियन क्लाइमेट। ठीक है, तो बिना देरी किए क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं अपना टाइटल लिख लूँगा, जलवायु। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे साथियों आज हम? भारतीय जलवायु। ठीक है, भारतीय जलवायु। भारतीय जलवायु अंग्रेजी में साथियों उसको बोलेंगे हम इंडियन क्लाइमेट। ठीक है, इंडियन क्लाइमेट। तो सर्वप्रथम जलवायु को समझेंगे। क्लाइमेट क्या होती है, जलवायु क्या होती है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कि जलवायु का अर्थ क्या होता है। उसके आगे हम फिर जिसकी मुख्य चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु क्या होती है, जलवायु की डेफिनेशन। तो साथियों, जलवायु जो है वो मौसम की एक लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है। ठीक है, जैसे कोई एक देश है, उस पर एक लंबे समय अवधि तक जो जो वायुमंडलीय दशाएं रहीं, उन सब के आधार पर यह तय किया जाता है कि हाँ भाई, यहाँ की जलवायु निश्चित है, इस प्रकार की है। एक लंबी समय अवधि में ये मानदंड तय करके पता किया जाता है कि यहाँ की जलवायु इसी टाइप की है। लंबी समय अवधि की अगर हम बात करें तो औसतन 30 वर्ष, 30 साल या उससे ऊपर के समय की बात की जाती है। यानी किसी एक भूखंड पर, यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिखना चाहूँ, ठीक है, तो किसी विशाल क्षेत्र में, ये किसी विशाल क्षेत्र में एक लंबी समय अवधि तक, एक लंबी समय अवधि, लंबी समय अवधि औसतन 30 वर्ष या अधिक। ठीक है, यानी कि किसी विशाल क्षेत्र में एक लंबी समयावधि तक, ठीक है, मौसम की अवस्थाओं, ठीक है, मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं सदी 30 साल का समय है। औसतन 30 साल का समय माना जाता है, इससे अधिक माना जाता है। ऐसे में उसकी जो किन किन अवस्थाओं से मौसम गुजरा है, कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिले हैं, क्या क्या विविधताएं आई हैं, उन पर इसका ये मानदंड है जो किसी क्षेत्रीय जलवायु को तय करते हैं। तो किसी विशाल क्षेत्र में एक लंबी समय अवधि तक मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग, ठीक है साथियों, विविधताओं का कुल योग ही साथियों क्या कहलाता है, जलवायु यहां पर कहलाता है। जलवायु यानी क्लाइमेट कहलाता है, जलवायु कहलाता है। ठीक है, जलवायु को समझा। अब हम मौसम को समझेंगे, क्योंकि यहां पर हमने वर्ड मेंशन किया मौसम। ठीक है, तो मौसम को हमने यहां पर मौसम का विश्लेषण किया, तब पता किया कि किसी क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की होती है। सही है, अब मौसम के बारे में लिखेंगे, मौसम क्या होता है। तो जैसा कि बताया आपको कि जलवायु एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, लेकिन मौसम बहुत छोटे समय की कंडीशन होती है। जो वायुमंडलीय दशा किसी क्षेत्र की बहुत छोटे समय की होती है, वो बहुत जल्दी बदल जाती हैं। एक सप्ताह के अंदर अंदर बदल जाएं, एक दिन में बदल जाएं, 2 दिन में बदल जाएं। ठीक है, जैसे आप सुबह के समय देख रहे हैं कि चमकीला दिन है, खूबसूरत दिन निकला, लेकिन आप शाम होते होते वहीं देखते हैं कि बादल छा गए हैं और बारिश का मौसम बन गया है। तो हम यूज़ करते हैं ना ये चीज़ें।
ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी क्षेत्र विशेष में, तो एक एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है, सही है। एक हम एक तरीके से कह सकते हैं, तो यहाँ पर एक छोटी समय अवधि की, छोटे समय अंतराल की यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मौसम के बारे में, किसी क्षेत्र विशेष में ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में छोटी समय अवधि ये एक तरीके से कह लें, यहाँ पर इसको काटेंगे एक मिनट, किसी क्षेत्र विशेष में, ठीक है, वायुमंडलीय, क्योंकि अभी आपको पता है परिवर्तन हो जाता है, कब परिवर्तन हो जाए मौसम में कुछ नहीं पता, ठीक है। जैसा कि एक गाना है, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, तो वहां पर यही बात हो रही है, वहां पर जल्दी बदलने की बात हो रही है। तो जब हम एक चीज की दूसरी चीज से तुलना करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं, जलवायु से नहीं कह सकते आप मेरे यार बदलना जाना जलवायु की तरह नहीं बोल सकते आप, तो मौसम की यहाँ पर तुलना की जा रही है, ठीक है। तो ये चीजें भी देखकर तुलना की जाती है। तो किसी क्षेत्र विशेष में वायुमंडलीय दशाओं में जो परिवर्तन होगा, वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन ही मौसम है, ठीक है, मौसम कहलाता है। ये बात आपको साथियों ठीक ढंग से समझ आ गई होगी। यहां पर जलवायु को हमने समझा और फिर मौसम को हमने समझा। ये अब जलवायु को और मौसम को इंडिकेट करने के लिए अलग अलग पैमाने होते हैं, अलग अलग मानदंड मापदंड तैयार किए जाते हैं, जिनको हम आगे इनके आगे समझने वाले हैं। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय जलवायु। तो भारतीय जलवायु को जो प्रभावित करने वाले मुख्य कारण हैं, मुख्य कारक हैं, उनको पहले समझेंगे, उनकी विस्तार से व्याख्या करेंगे, तब आगे फिर उसमें और डीपली हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है साथियों। सही है, कारक। तो देखेंगे भारतीय जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से साथी यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला साथियों आता है अक्षांश, इसे अंग्रेजी में लैटिट्यूड बोला जाता है, अक्षांश। दूसरा आता है साथियों ऊंचाई, मैं भी सिर्फ लिख रहा हूं इनको, सही है, उसके बाद इनको विस्तार से समझाऊंगा आपको कि ये भारतीय जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। दूसरा फैक्टर साथियों ऊंचाई। तीसरा जो हमारा फैक्टर होगा वो होगा वायुदाब या पवन तंत्र, ये वायुदाब या पवन तंत्र इसको हम बोल देंगे। साथियों चौथा होगा फिर समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। उसके आगे साथियों पांचवा, पांचवा आता है फिर महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं। और अंत में छठा कारक आता है उच्चावच, उच्चावच। देखिए ये भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 मुख्य कारक हैं। कितने कारक है जी? 6 कारक होते हैं, 6 कारक, ये बात आप ध्यान रखनी है यहाँ पर। 6 कारक भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, इनको विस्तार समझते हैं। सबसे पहले है अक्षांश। अक्षांश भारतीय जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। भाई आपको बताया था अक्षांश रेखा कौन सी होती है। जैसे ये पूरी पृथ्वी है मान लीजिए, सही है, चलिए मान लीजिए यही है,
सही है, ये है पृथ्वी हमारी, ठीक है। अब आपको बताया यहाँ पर अक्षांश रेखा होती है इस प्रकार से, इस प्रकार क्षैतिज रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं, और ऐसे खींचेंगे तो वो होंगी देशांतर रेखाएं। पहली जो हमारी क्लास है, ठीक है, उसी में हम उनको समझ चुके हैं। जो भारत का सामान्य परिचय पढ़ाया था तब बताया था आपको अक्षांश और देशांतर क्या होती हैं। तो जो अक्षांश रेखा होती हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ, यानी उत्तरी ध्रुव मतलब उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, ठीक है साथियों। यहाँ पर हमारा होता है उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर साथियों दक्षिणी ध्रुव, ठीक है साथियों। ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको बोला जाता है विषुवत रेखा, ठीक है। अब इधर हमारा मान लीजिए सूर्य है, क्या है ये, सूर्य है, सन। अब इसकी यहाँ पर रोशनी पृथ्वी पर पड़ेगी, जी बिल्कुल पड़ेगी। तो अक्षांश ये उत्तरी अक्षांश है जो विषुवत रेखा से ऊपरी भाग में है उत्तर की तरफ, जो दक्षिणी तरफ है दक्षिणी अक्षांश हो जाएंगे, ठीक है साथियों। तो अक्षांश किस प्रकार प्रभावित करते हैं, देखिए, क्योंकि जो विषुवत रेखा है, सही है, इस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहां पर सीधी सी बात है तापमान ज्यादा होगा। तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी यहां पर सीधी पड़ती है, किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे या नीचे की तरफ आएंगे, सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी न पड़कर तिरछी पड़ने लग जाएंगी, तो सीधी सी बात है तापमान उनको कम प्राप्त होता, तापमान उनको कम प्राप्त होगा। यानी ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ आएंगे तो तापमान की जो मात्रा है वो घटती जाएगी, या सूर्य तप, जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो विकिरण प्राप्त होता है, रेडिएशन प्राप्त होता है, उसको हम सौर विकिरण या सूर्य तप बोलते हैं। तो सूर्य तप हमको कम प्राप्त होगा, यानी विषुवत रेखा से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर, ठीक है। तो ध्रुवों की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जो तापमान की मात्रा है, सूर्य तप की मात्रा कम होती जाती है। तो सीधी सी बात है, ये जलवायु को सीधे तौर पर डायरेक्टली ये इफेक्ट करेगा, मतलब प्रभावित करेगा इसको, सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम किसको समझना, अक्षांश किस प्रकार से प्रभावित करता है यहाँ पर। तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो सूर्य तप में तापमान की मात्रा में कमी आती जाएगी। और भारत कहाँ पर है जी, विषुवत रेखा ठीक ऊपर, यहाँ पर ये 0 डिग्री है, तो 23 डिग्री यहाँ पर आप जानते हैं कर्क रेखा आती है, जो भारत के बिल्कुल लगभग बीचों बीच भाग से गुजरती है, ऐसा बोला जाता है। तो भारत ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ तापमान ज़्यादा है तो ऊपरी तरफ कम होता जाएगा, तो भारत भी उसी क्षेत्र में आ रहा है, तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि जलवायु को सीधे क्षेत्र पर प्रभावित करने वाला है। जैसा कि एक और अन्य उदाहरण दूं आपको, ये भारत है मान लीजिए, इसके बीच से अक्षांश रेखा कौन सी गुजर रही है, अक्षांश की बात हो रही है ना, अक्षांश किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो 23.5 डिग्री है ये उत्तरी अक्षांश, इसको बोला जाता है साथियों कर्क रेखा यहाँ पर, ठीक है। अब आपको शुरू में बताया गया था कि जो कर्क रेखा है उसके जो दक्षिण में भाग है, सही है, जो दक्षिण में भाग है ये वाला प्रायद्वीपीय भारत, वो क्या है, उष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है, और ऊपरी भाग उपोष्ण कटिबंध में। शुरू में बताया था, जी बिल्कुल बताया था कि ये जो भाग है कर्क रेखा, इसको 2 भागों में बांट दी भारत को, ये हो जाएगा उपोष्ण कटिबंध और साथ ही नीचे वाला हो जाएगा उष्ण कटिबंध। तो अक्षांश आप बताइए सीधे सीधे तौर पर इसको प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत की जलवायु की जब हम बात करते हैं तो भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय जलवायु बोला जाता है। तो अक्षांश रेखा, भाई कर्क रेखा की अक्षांश रेखा ही तो है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम है, बोला जाता है इसको। तो ये सीधे सीधे तौर पर भारत की जलवायु को प्रभावित कर रहा है, और उम्मीद करता हूँ आपको ठीक ढंग से ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब अगला जो हमारा फैक्टर है उसकी तरफ देखेंगे, साथ के साथ यहीं पे आपको समझाता चलूंगा, एक पॉइंट नोट डाउन आप करते चलेंगे। अगला है साथियों ऊंचाई। देखिए आपको पता ही है कि ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर डाउन होता जाता है, ये धरातल है, सही है। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, तापमान कम होता जाएगा, ये बात आपको पता है। तो सीधी सी बात है, अगर हम लगाना चाहें हिसाब यहाँ से कि जो क्षेत्र ऊंचे होंगे, ऊंचे स्थानों पर, ठीक है, मान लीजिए कोई पर्वत है, ये मान लीजिए कोई पठार है, ये मैदान है, सीधा आगे की तरफ मान लीजिए मैदान है, इस हिसाब से आप मान लेंगे कि तापमान उसी हिसाब से डिसाइड होगा। पठार पे जाएंगे तो तापमान थोड़ा कम होगा, पर्वत पे जाएंगे तापमान और कम होगा। जैसे आप देखते हैं जो पर्वतारोहण
करते हैं, जो हमारे पर्वतारोही होते हैं, जो मतलब कहते हैं कि भाई उसने एवरेस्ट फतेह कर लिया या एंडीज पर्वत फतेह कर लिया या उस पर्वत पे वो चढ़ा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ऐसे नाम आते रहते हैं या हम खबरों में कई बार सुनते रहते हैं। तो आप देखते हैं भाई जो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती आती है, या फिर एक तरीके से कह लें कि वहाँ पर तापमान कम होता जाता है बहुत, ठीक है ना। तो वहाँ पर चढ़ाई करना मुश्किल होता है, ऐसे में वो चढ़ते हैं उन दुर्गम इलाकों में, वहाँ पर चढ़ते हैं और अपना नाम इतिहास में अमर कर देते हैं। तो उसका मैं समझाना कि यही बोल रहा हूँ कि जो ऊंचाई है इस तरीके से जलवायु को प्रभावित करती है। निजी क्षेत्र होंगे उन पर तापमान कम पड़ जाएगा, ऊंचे क्षेत्रों पर कम होगा। या फिर एक तरीके से कह लें कि यहाँ पर सूर्य तप की मात्रा भी ज़्यादा आएगी जो ऊंचे क्षेत्र है। भाई सूर्य तप की मात्रा सीधी बात है ज़्यादा आएगी, इन पर थोड़ी कम हो जाएगी। और बहुत सारे फैक्टर इनको अलग अलग तरीके से इफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। लेकिन पर्वत आपके बिल्कुल सामने तो सीधा जो सूर्य किरण है वो सीधी पड़ जाएंगी, मैदान पर या पठार पर हो सकता है उस तरीके से ना पड़े, ठीक है। तो ऊंचाई या उत्तुंगता जिसे बोला जाता है वो इसी प्रकार से विश्व भर को या भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। अगला फैक्टर वायु दाब या पवन तंत्र। क्या साथियों, वायु दाब या पवन तंत्र, ठीक है। चलिए वायु दाब या पवन तंत्र, देखिए वायु दाब में और पवन तंत्र में क्या संबंध है। तापमान जो होता है वो वायु दाब से सीधा सीधा प्रभावित होता है, या यूं कह लें कि वायु दाब सीधा सीधा तापमान से प्रभावित होता है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात आप समझेंगे। पर टेम्परेचर को आप देखें थर्मोमीटर में नापा जाता है, डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में। वायु दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से। बैरोमीटर, ये बात आप सिर्फ ध्यान रखेंगे, बैरोमीटर से नापा जाता है। उसके आगे मैं जो बताना चाह रहा हूँ तापमान में और वायु दाब में क्या संबंध। देखिए तापमान अगर कम होगा तो वायु दाब ज़्यादा होगा, तापमान अगर कम होगा वायु दाब ज़्यादा होगा। इस बेसिक फैक्ट को यहीं समझ लेंगे, क्योंकि आगे हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उसमें ये मुख्य भूमिका अदा करेगा। तो तापमान अगर कम होगा तो वायु दाब ज़्यादा होगा, ठीक है। वहीं अगर तापमान ज़्यादा होगा तो वायु दाब कम होगा, ठीक है। तापमान कम वायु दाब ज़्यादा, तापमान ज़्यादा वायु दाब कम। आप समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक दूसरे का प्रभावित करते हैं, ठीक है। तापमान को बैरोमीटर में, सॉरी वायु दाब को बैरोमीटर में हम मापते हैं। अब पवन तंत्र किस प्रकार प्रभावित करता है भारत को, देखेंगे। पवन तंत्र की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जी, यहीं ऐसे लिख लेते हैं पवन तंत्र। पवन तंत्र, ठीक है। वायु दाब, एक मिनट देखिए पवन तंत्र को मैं बताना चाह रहा हूं। भारत को मुख्यतः दो जो जलवायु प्रभावित करेंगी, दो प्रकार की हमें वायु या पवनों को पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। देखेंगे कौन कौन सी है वो। साथ ही एक होती है हमारी जेट धाराएं। जेट धाराओं के बारे में आपने हो सकता है पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और दूसरी साथ ही मानसूनी पवनें, ठीक है। दूसरी होती है हमारी मानसूनी पवनें। जो मानसूनी पवनें हैं आप जानते हैं मानसून द्वारा भारत में वर्षा करती हैं। भारत में मानसूनी वर्षा में सहायक या मानसूनी वर्षा कराती हैं, मानसूनी वर्षा कराती हैं भारत में। जेट जो धाराएं होती है, देखिए ये समुद्री तल से कोई 12 किलोमीटर यानी ऊपरी वायुमंडल में 12 किलोमीटर ऊंचाई पर ऊपर, ठीक है ना। 12 किलोमीटर ऊंचाई पर ये बहुत तीव्र गति से चलने वाली धाराएं होती है, ठीक है। बहुत तीव्र गति से चलती हैं। तीव्र गति से मेरा मतलब है इनकी, अगर मैं स्पीड की अगर मैं बात करूं, तो लगभग 200 किलोमीटर इनकी जो औसत गति की मैं बात कर रहा हूं, 200 किलोमीटर
पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, ये इनकी औसत है। ये ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन ये तो बिल्कुल आप मान के चलिए कि इतनी तो होती ही है। बहुत तीव्र गति चलती है, ऊपरी वायुमंडल में चलती हैं और पूरे विश्व भर की जलवायु को प्रभावित करती हैं और भारत की जलवायु को भी ये प्रभावित करती हैं। तो कौन कौन सी जेट धाराएं हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं, उनके यहाँ पर देखेंगे। दो अलग अलग नाम हैं उनके और उनकी स्थिति भी अलग अलग है और आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो मानसूनी पवन है उनको थोड़ी देर के लिए यहाँ से हम अलग कर देंगे ताकि हम जेट धाराओं के बारे में ठीक से पढ़ सकें कि वो भारत की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं। देखिए यहाँ पर दो प्रकार की यहाँ पर हमारी जलवायु हमारी जेट धाराएं होंगी। एक होती है साथ ही हमारी पश्चिमी जेट धारा, ठीक है साथी, और दूसरी होती है हमारी पूर्वी जेट धारा। पूर्वी जेट धारा, देखिए जो पश्चिमी जेट धारा है, आप देखते हैं उत्तर के मैदानों में या उत्तरी भारत में सर्दियों में बारिश होती है। उसका कारण पश्चिमी जेट धाराओं द्वारा लाए जाने वाले हमारे पश्चिमी विक्षोभ होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो पश्चिमी जेट धारा है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से पश्चिमी विक्षोभों को लाती है। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इनको अंग्रेजी में बोला जाता है, ठीक है। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ को उत्तर पश्चिमी भाग में लाती हैं, उत्तर पश्चिमी भारत में लाती हैं, भारत में लाती हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, सर्दियों में बारिश होती है। इससे फिर क्या होता है, सर्दियों में बारिश, सर्दियों में वर्षा इन्हीं के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है और पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात होता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है साथियों, हिमपात। पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात और कभी कभी आप देखते हैं कि उत्तरी भागों में ओलावृष्टि देखने की भी चर्चा होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात होता है। दूसरी है साथियों हमारी पूर्वी जेट धारा। पूर्वी जेट धारा के बारे में क्या है देखेंगे यहाँ पर। ये साथियों प्रायद्वीपीय भारत में बहती है। जो हमारे देश का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है वहां पर ये बहती है। दरअसल होता क्या है कि तिब्बत का पठार गर्म हो जाता है। तिब्बत का जो पठार है जो भारत के उत्तर में है वो क्या होता है, ग्रीष्म काल में या गर्मी में हम कह सकते हैं, गर्मियों में ग्रीष्म काल में गर्म होता है, गर्म होता है। क्या होता है, गर्म होता है, जिससे क्या होता है यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाबीय, निम्न वायुदाबीय क्षेत्र बनता है। देखिए यहाँ पर अब जो मुख्य बिंदु है उसको समझने की यहाँ पर बात आ गई है। क्या है, अभी आपको बताया तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, सही है। क्या बताया था, टेम्परेचर अगर हाई है तो प्रेशर लो होगा, टेम्परेचर अगर लो है तो प्रेशर हाई होगा। यह भी चीज आपको बताई थी बिल्कुल अभी। तो निम्न वायुदाब क्षेत्र बन गया, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तिब्बत का पठार गर्मियों में गर्म हो गया, सीधी सी बात है। तो गर्म हो गया तो वायुदाब कम हो जाएगा, टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो, वायुदाब कम हो जाएगा। अब पवन का एक रूल है, जो हमारी विंड है, जो पवनें होती हैं वो क्या होती हैं, वे उच्च वायुदाब से, ठीक है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहती हैं। पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहती हैं, या यूं कह लें कि कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर की ओर, सही है, कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर की ओर बहती हैं। ये बोल सकते हैं जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे निम्न वायुदाबीय क्षेत्र बनता है। अब जो निम्न वायुदाबीय क्षेत्र है ये जो प्रायद्वीपीय भारत की जो पवनें हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर गर्म क्षेत्र है लेकिन नीचे की तरफ
गर्मियों में तिब्बत का पठार गर्म हो रहा है, लेकिन दक्षिण में, बिल्कुल दक्षिण के भी नीचे अगर बात करें तो वहां पर साथियों जो पवनें हो जाएंगी वो कैसे हो जाएंगी, कम तापमान वाली। सही है, और कम तापमान होगा तो वायुदाब उच्च होगा, तापमान कम तो वायुदाब उच्च, तो पवनें चलेंगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, यानी प्रायद्वीपीय। तो ये पवनें किस प्रकार बहेंगी, प्रायद्वीपीय। तो ये पवनें, तो ये धाराएं कौन सी विजिट धाराएं, ये धाराएं प्रायद्वीपीय भारत से, ये पवनें प्रायद्वीपीय भारत से ऊपर की ओर तिब्बत की ओर चलती हैं, ऊपर की ओर चलती हैं, ऊपर की ओर चलती हैं तो भारत के मानसून को भी ये सीधे सीधे तौर पर प्रभावित करेंगी, क्योंकि जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो दक्षिणी दिशा से आता है उत्तर की तरफ, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, जिससे वर्षा होती है, उसको लाने में ये पूर्वी जड़धाराएं भी सीधा सीधा रोल प्ले करेंगी। ठीक है, तो यहाँ करेंगे कि ये जो है दक्षिण पश्चिम मानसून को लाने में योगदान देती हैं। कौन, पूर्वी जड़धारा योगदान देती हैं। सही है, तो पूर्वी जड़धारा जो है वो ग्रीष्मकाल की कंडीशन है, जो हमारी पश्चिमी जड़धारा है ये शीतकाल की, सर्दियों की कंडीशन है। सही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको ठीक ढंग से समझ आ गया होगा कि जो हमारा पवन तंत्र है या वायुदाब है वो किस प्रकार से भारत की जलवायु को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर चाहता हूँ कि ये लिखा रहे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी रहें, क्योंकि समझने में थोड़ी हो सकता है कठिन हो, इसलिए मैं लिखे रहना देना चाहूँगा। आगे फिर हमारा अगला पॉइंट है साथियों, समुद्र से दूरी। ठीक है, समुद्र से दूरी, इसको बेसिक अगर समझना चाहूँ, देखिए पहले इसको समझा दूँ मैं थोड़ा सा आपको, आप चीज़ें समझेंगे फिर। देखिए ये मान लीजिए हमारा भारत ऐसे, सही है, तिब्बत कहाँ पर है, तिब्बत यहाँ पर, ये तिब्बत, तिब्बत यहाँ पर, ये हमारा प्रायद्वीप भारत। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं पूर्वी जड़धाराओं को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर हाई है, यहाँ पर टेम्परेचर लो है। गर्मियों में भारत के दक्षिण में टेम्परेचर लो होगा, ऊपरी भाग में टेम्परेचर अधिक होगा। तो वायु ऐसी तो बहेगी जी, जी बिल्कुल। क्या बताया था कि उच्च वायुदाब, यहाँ प्रेशर हाई हो जाएगा और यहाँ प्रेशर लो हो जाएगा, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहेंगे जी, तो इनको बोल जाएगा हमारी पूर्वी जड़धाराएं। और ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून नीचे से आता है जिससे बारिश होती है भारत में, उसको जल्दी लाने में ऊपर की तरफ सहायता करेंगे। वही मैं आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा था। अब समुद्र से दूरी किस प्रकार प्रभावित करेगी, देखिए समुद्र से दूरी किस प्रकार प्रभावित करेगी। देखिए समुद्र से दूरी, अब यहाँ पर आप जानते हैं समुद्र नीचे, इधर वही क्या है, अरब सागर है, हिंद महासागर नीचे, इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। अब ये जो समुद्र है ये तापमान का नियंत्रक होता है। जो समुद्र होते हैं, समुद्री भाग, वो तापमान को नियंत्रित करते हैं। ठीक है ना, इससे क्या होता है, जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं हमारे, उनका तापमान न तो ज्यादा अधिक होगा न ही ज्यादा कम होगा, न तो ज्यादा कम होगा न ही ज्यादा अधिक होगा, उनके तापमान में अंतर ज्यादा नहीं पाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा साथियों, वहां पर तापमान में अंतर आता जाएगा। तो हम इस तरीके से एक बात कह सकते हैं यहाँ पर, तापमान समुद्र से दूरी के संबंध में चौथा जो हमारा फैक्ट, समुद्र से दूरी के संबंध में क्या बात बोल सकते हैं, वही बोल सकते हैं कि उत्तरी भारत में, क्योंकि समुद्र से दूर है उत्तरी भारत, उत्तरी भारत में देखिए मुझे ये चीज़ें मिटानी पड़ेंगी क्योंकि मुझे आपको सब चीज़ समझानी है, इसलिए आप इनको यहीं पर नोट डाउन करते हुए चलेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, क्योंकि मैं जब इनको मिटाऊंगा फिर दोबारा नहीं लिख पाऊंगा तो आपको दिक्कत होगी, तो अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ आप साथ में साथ लिखते चलेंगे। तो उत्तर भारत में क्या होगा, ताप अंतर ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि समुद्र से दूर है। वहीं दक्षिणी भारत जो समुद्र के नज़दीक है वहाँ पर तापमान अंतर कम से कम होगा, क्योंकि वहाँ की जलवायु समान रहती है, लगभग तापमान में अंतर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो उत्तरी भारत में तापांतर अधिक, लेकिन दक्षिणी भारत में तापांतर न्यूनतम। न्यूनतम होगा। ठीक है भाई जी,
अब मैं कट कर दूं इसको। महासागरीय धारा, महासागरीय धारा भी उसी तरह जैसे समुद्र से दूरी है। देखिए जैसे कोई क्षेत्र है, मान लीजिए दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ से कोई धारा भाई ऐसे, सही है, क्योंकि ये धारा ठंडी है तो आसपास के तटीय क्षेत्र को ठंडी कर देगी अगर ये ठंडी धारा है। अगर गर्म धारा है, ठीक है, अगर ये गर्म धारा है तो आसपास के क्षेत्र को गर्म कर देगी, ठीक है। तो ये क्या करती है, एक तरीके से जलवायु को प्रभावित करेगी। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये इतना बड़ा फैक्ट पॉइंट नहीं है, तो मैं आसानी से इसको समझाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद उच्चावच की अगर बात करें, उच्चावच की अगर बात करें, देखिए जो पठार होते हैं हमारे, सही है, जैसे ये पवनें आई जो वर्षा करने वाली पवनें हैं, आर्द्रता ग्राही पवनें बोला जाता है, जो आर्द्रता लेकर, ह्यूमिडिटी लेकर अपने साथ चलती हैं। वाष्पीकरण के द्वारा वायु में जो ह्यूमिडिटी आती है उससे वो पवनों के रूप में, मतलब बारिश वाली पवनें बन जाती हैं। अब यहाँ पर कोई एक पर्वत है, जो मैं समझा रहा हूँ आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये एक पर्वत है और यहाँ से पवनें आ रही हैं ऐसे, ठीक है जी बिल्कुल। अब ये जो पर्वत है इन पवनों को यहीं पर रोक लेगा और बादल बनेंगे और उनसे फिर यहीं बारिश हो जाएगी, यहीं पर बारिश हो जाएगी। अब इसके पीछे का क्षेत्र है वो, वहां पर बारिश नहीं होगी क्योंकि वायु आगे जा ही नहीं पाई, यहीं रोक ली और यहीं पर वर्षा हो गई। तो इस प्रकार की पर्वतों से जो वर्षा होती है उसको पर्वतीय वर्षा बोला जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा पर्वतीय वर्षा ही होती है। भारत में अगर सबसे ज्यादा पूछ जाएगी किस टाइप की वर्षा होती है, तो पर्वतकृत वर्षा होती है सर्वाधिक। तो इस प्रकार का क्षेत्र जो पीछे यहाँ पर वर्षा नहीं हुई, इसके पीछे की, तो इसको वृष्टि छाया क्षेत्र बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश उसको बोला जाएगा। तो इस प्रकार से उच्चावच जो है साथियों ये प्रभावित करता है, ठीक है, इस प्रकार से ये प्रभावित करता है उच्चावच भारत की जलवायु को। पवन तंत्र हमने समझ लिया। अब आगे हम समझेंगे भारतीय जलवायु के कुछ मुख्य बिंदु के बारे में, भारतीय जलवायु की विशेषताएं। भारतीय जलवायु की विशेषताएं, भारतीय जलवायु की विशेषताएं। देखिए आपको बताया था भारत की जलवायु क्या बोला जाता है भाई, भारत की जलवायु क्या बताया था अभी, सबसे पहले बताया था भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय है और मानसूनी है। क्योंकि लेकिन लंबे शताब्दी के उपरांत हमने देख लिया है कि जो मानसून है वो हर साल आता है, लौट के चला आता है फिर चला जाता है, ठीक है। बीच में हालांकि कुछ अन्य फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से वो कम या ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन ये नियतकालिक है, यानी होता है हर बार। तो हम जलवायु की विशेषता, सबसे पहली विशेषता यही है कि भाई जलवायु मानसून ही है और उष्ण कटिबंधीय है। कर्क रेखा उष्ण कटिबंध में और उपोष्ण कटिबंध में उसको बांट देती है भारत को। उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी प्रकार की है, उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी प्रकार की है, और मानसूनी प्रकार की है। अब देखेंगे यहां पर, देखिए ये हमारे ताप कटिबंध इन्हें बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें, ताप कटिबंध। मैं क्या दिखा रहा हूं आपको, ताप कटिबंध यहां पर दिखा रहा हूं, टेम्परेट जोन, टेम्परेचर जोन, ताप कटिबंध। ये विषुवत रेखा है। आपको बताया था यहां पर भाई सूर्य किरण यहां पर सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, देखिए लंबवत पड़ती है। तो यहां पर हो जाएगा ये उष्ण कटिबंध। कैसा कटिबंध, उष्ण कटिबंध। ऊपर कर्क रेखा 23.5 डिग्री और नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिण में। 23.5 डिग्री अगर दक्षिण अक्षांश है तो वो मकर रेखा हो जाएगी, अगर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है तो वो कर्क रेखा हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध है। यहीं पर हमारा आता है, आप जानते हैं भारत आता है, भारत आता है। तो कौन से कटिबंध में आ गया, उष्ण कटिबंध में।
भारत कौन से कटिबंध में आ गया भाई? उष्ण कटिबंध में आ गया। जी बिल्कुल, उष्ण कटिबंध में भारत आ गया, तो इसलिए भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंध है। सही है। जो बिल्कुल ठंडे क्षेत्र है ध्रुवों के पास में, जहाँ बर्फ ही बर्फ है, यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो ये शीत कटिबंध। ऊपर उत्तरी ध्रुव है, सही है, तो ये शीत कटिबंध। बीच में उष्ण कटिबंध, और बीच में इन दोनों के मेल से, उष्ण और शीत के मेल से, शीत और उष्ण कटिबंध के मेल से शीतोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं सूर्य के प्रभाव से बताऊंगा कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, सूर्य साथियों, सूर्य की जो किरणें हैं वो हर एक लाइन पर लंबवत समय के अनुसार पड़ती रहती है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को और सितंबर में बिल्कुल लंबवत पड़ेंगी। कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत पड़ेंगी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इंडियन क्लाइमेट को प्रभावित करेगा, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी लंबवत करनी पड़ेंगी। भूमध्य रेखा पर मार्च और सितंबर में। मकर रेखा पर दिसंबर, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को लंबवत पड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं जून है भाई, ठीक है, जून है, यहाँ पर मार्च होता है, मार्च के बाद अप्रैल मई, फिर आगे भारत जून आ गया, फिर नीचे सितंबर अक्टूबर नवंबर, फिर दिसंबर आ गया। नहीं, इस तरीके से सूर्य ऊपर की तरफ नीचे की तरफ घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, यहाँ पर बढ़ेगा फिर नीचे की तरफ आएगा। तो एक तरीके से सूर्य क्या है, मतलब हर महीने 8 डिग्री या तो उत्तर बढ़ेगा या दक्षिण में बढ़ेगा। तो इसको बोला जाता है अगर उत्तर होगा, अगर उत्तर की तरफ जाएगा, सही है, उत्तर की तरफ अगर इसकी किरणें लंबवत पड़ेंगी उत्तर की तरफ, तो उसको बोला जाएगा उत्तरायण। नीचे की तरफ बढ़ेगा तो उसको बोला जाएगा दक्षिणायन। क्या बोला जाएगा? दक्षिणायन। सही है, सूर्य है अगर उत्तर की तरफ जा रहा है साथियों तो उसको बोला जाएगा उत्तरायण, और अगर दक्षिण की तरफ जा रहा है तो उसको बोलेगा दक्षिणायन। ये भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बेसिक है उसका, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे आपको इन चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो कैसी उष्ण कटिबंध है और मानसूनी प्रकार की है, क्योंकि मानसूनी वर्षा यहाँ पर होती है और हर साल होती है। आगे जो वर्षा की बात है तो वर्षा मुख्यतः लिखेंगे, वर्षा मुख्यतः जून से सितंबर के मध्य होती है, जून से सितंबर के मध्य होती है। सितंबर के मध्य होती है। और कैसी बताई थी आपको? जून से सितंबर के मध्य होती है, मानसून द्वारा होती है। और कैसी होती है जी? पर्वतकृत वर्षा। अधिकांशतः पर्वतकृत वर्षा। समझाया था आपको पर्वतकृत वर्षा क्या होती है जी? बिल्कुल, अधिकांशतः पर्वतकृत वर्षा होती है। अधिकांशतः साथियों पर्वतकृत वर्षा यहां पर होती है। सही है, अब आगे अन्य विशेषताओं की और बात करें। देखेंगे आगे भारत में मुख्यतः, अब ऋतुओं की बात करेंगे। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। कितनी ऋतुएं? 4 ऋतुएं। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। सही है, कौन कौन सी साथियों? पहले लिखेंगे शीत ऋतु, फिर साथियों आगे ग्रीष्म ऋतु, जिसमें जिसे बोला था गर्मी, ग्रीष्म ऋतु। तीसरे साथियों वर्षा ऋतु, और फिर आगे चौथी साथियों शरद ऋतु। शरद ऋतु, ठीक है जी, शरद ऋतु। यह सितंबर से
जो शरद ऋतु है ये मुख्य है, इसको इसके बारे में क्या है, जो शरद ऋतु है इसके बारे में कि ये जो है 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच, 15 सितंबर से 15 दिसंबर के मध्य होती है जी। और मानसून के जाने की बोली जाती है, मानसून के जाने की ऋतु, मानसून के निवर्तन से बोल जाता है, निवर्तन की तिथि, यानी इसमें मानसून लौट जाता है। आगमन होता है जून में, ठीक है, आगमन होता है जून में और जाता है ये सितंबर दिसंबर तक, सही है। मानसून के निवर्तन की ऋतु भी इसे कहा जाता है, किसको, शरद ऋतु को। अब ध्यान रखेंगे इसी अवधि में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते हैं, चक्रवात अधिक आते हैं। लिखते चलेंगे मेरे साथ जो मैं लिख पा रहा हूं। अब साथियों अंत में आते हैं, हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं कि मानसूनी वर्षा होती है, अधिकांश वर्षा पर्वतकृत होती है और मानसून मुख्य भूमिका निभाता है। सबसे पहले आप मानसून को समझेंगे, इसके आगे हम क्या समझने वाले हैं, मानसून को साथियों यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं साथियों भारतीय मानसून। भारतीय मानसून देखिए जी, भारतीय मानसून, मानसून जो शब्द है, जो मानसून शब्द है हमारा, ये अरबी भाषा का शब्द है, सही है। कौन सी भाषा का, अरबी भाषा का शब्द है। ये चीज आपने पढ़ भी रखी होंगी लेकिन बताना जरूरी भी है, मानसून अरबी भाषा का शब्द है, शब्द है। अरबी भाषा का कौन सा शब्द है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है, मौसम। अरबी भाषा में शब्द है मौसम, क्या शब्द है, मौसम, जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम से आप लगा सकते हैं, इसका अर्थ होगा मौसम, मौसम इसका अर्थ होता है। तो अरबी भाषा शब्द एक मौसम, जिसका अर्थ होता है मौसम, उससे उत्पत्ति हुई है मानसून की। वैसे अगर हम वैसे इसका अर्थ निकालें कि मानसून का अर्थ क्या होता है, सही है, तो लिखेंगे ऋतु अनुसार, ऋतु अनुसार, ऋतु अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन, ऋतु अनुसार वायु की दिशा में जो परिवर्तन है उसी को साथियों बोला जाता है मानसून। मानसून का अर्थ यही होता है कि ऋतु के अनुसार जो वायु की दिशा में परिवर्तन होता है। अगर एक शब्द में कहना चाहे, मतलब एक लाइन में अगर बोलना चाहे इसको, तो पवनों की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन ही मानसून है। पवनों की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन ही क्या है साथियों, मानसून है। देखिए जब हमने बात की, अभी आपको मैप दिखाया था, तो उसमें उष्ण कटिबंध जो है कहाँ तक दिखा रहा था, उष्ण कटिबंध भाई ये 0 डिग्री था, तो यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। ये दिखा रखा था कि ये उष्ण कटिबंध है। क्या है ये उष्ण कटिबंध साहब, ये वाला एरिया जिसमें भारत स्थित है, ये उष्ण कटिबंध है, सही है। तो मानसूनी जो जलवायु है वो 20 डिग्री उत्तर में और 20 डिग्री दक्षिण में, 20 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश, इन दोनों के बीच में, ऊपर से 20 डिग्री ऊपर के और 20 डिग्री नीचे के, इन दोनों के मध्य ही मानसून की प्रक्रिया मुख्य तौर पर देखी जाती है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिण गोलार्ध में भी। ऊपर के 23.5 डिग्री, नीचे के 23.5 डिग्री, यानी कर्क रेखा से और मकर रेखा तक। भाई 23.5 डिग्री वाली कौन सी, ऊपर कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा। तो इन दोनों के मध्य ही मुख्यतः मानसून की प्रक्रिया होती है।
ठीक है। तो इसके बारे में ये चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, हम नोट डाउन करेंगे क्या, कि मानसून मुख्यतः मानसून की प्रक्रिया 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक होती है। अब देखिए मानसून आता कैसे है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसको भी यहाँ पर हम समझने वाले हैं। मानसून की क्या प्रक्रिया है उसको भी यहाँ पर हम समझने वाले हैं। मैं उसको बाद में स्पष्ट कर दूंगा, बड़ा कर दूंगा थोड़ा। फिलहाल मैं मानसून की प्रक्रिया को आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए इसकी मुख्यतः अभी आपको प्रक्रिया समझा दी। एक तो पूर्वी जेट धारा है, आपको बताया था प्रायद्वीप भारत से मतलब तिब्बत की ओर पवनें चल रही हैं, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। उसके पीछे और भी अन्य कारक है, तो उनको भी यहाँ पर हम समझने वाले हैं। ठीक है। ये हमारा भारत का नक्शा हो गया। अब ग्रीष्म काल में क्या होता है, कब ग्रीष्म काल में, गर्मियों में। ग्रीष्म काल में क्या होता है, ग्रीष्म काल की बात हो रही है। यहां पर आपको बताया था भी कर्क रेखा, यहां पर कर्क रेखा, यहां पर बताया था 21 जून को। 21 जून क्या होता है, लंबवत किरणें पड़ती है सूरज की, सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। जी बिल्कुल बताया था, लंबवत किरणें पड़ती हैं, यानी टेम्परेचर हाई हो गया और वायु दाब निम्न हो गया। लेकिन वहीं दक्षिण की अगर बात करें तो टेम्परेचर लो है और प्रेशर हाई है, यानी वायु दाब उच्च है। तो पवनें यहाँ से जो है, जो हमारी समुद्र की पवनें हैं, जो हमारी समुद्री जो पवनें हैं, यहाँ पर समुद्र आप जानते हैं, जी बिल्कुल। तो यहाँ से साथियों हमारी जो समुद्री पवनें हैं, आपको बताया था वायु जो वायु है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है, जी बिल्कुल। तो यहाँ पर गर्मी है क्योंकि सीधी किरणें पड़ रही हैं उस इस तारीख के आसपास या इस महीने के आसपास। ऊपर की तरफ निम्न वायु दाब है, नीचे उच्च वायु दाब, तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ पवनें रुख करेंगी। सही है, पवनें क्या करेंगी, रुख करेंगी ऊपर की तरफ। और मुख्यतः ये इस भाग से आती हैं, इसलिए इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून बोला जाता है। दक्षिण पश्चिम भाग से, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इस भाग से यहाँ पर साथियों आती हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर वायु दाब कम है, तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब तरफ। तो पहला कारण यह हो गया किसका, मानसून का। सही है, आप समझ गए इसको। अब 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 जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दूसरा इसका कारण, वो समझेंगे। दूसरा कारण वही है जो पूर्वी जेट धारा है वो। अब इसके आगे जो अन्य दूसरा कारण है उसको समझेंगे। तीसरा कारण, दो कारण हो गए भाई, दूसरा तो पूरी बताई पूर्वी जेट धारा, पहला कारण यही हो गया। अब तीसरा जो कारण है उसको समझेंगे यहाँ पर। जैसे ही देखिए ग्रीष्म ऋतु आती है, गर्मी आती है, जैसे ही गर्मी आती है, यहां पर तो कर्क रेखा हो गई है, जी बिल्कुल कर्क रेखा आ गई। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है, तो उत्तर के मैदान में एक निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। किस कारण बन जाता है, अभी बताया था, गर्मी ज्यादा है इसलिए। अब ये महीनों के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। इसको बोला था ITCZ, सॉरी, इसको बोला था ITCZ, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन।
सही है। तो ITC-Z ये वायु दाब पट्टी बन जाती है यहाँ पर तापमान अधिक होने की वजह से, और ये निम्न वायु दाब पट्टी होती है। कैसी पट्टी होती है साथी? ये निम्न वायु दाब पट्टी होती है, ये निम्न वायु दाब पट्टी होती है, निम्न वायु दाब पट्टी। अब क्या है, आप जानते हैं कि वायु उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ बहती है, अभी बताया था, बिल्कुल जी। तो व्यापारिक पवनें बहती हैं हमारे दक्षिण में, नीचे की तरफ जो विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा के दक्षिण में, वो उत्तर में बहती हैं, दक्षिण में बहती हैं। व्यापारिक पवनें, उनको ट्रेड विंड्स बोला जाता है, क्योंकि पुराने समय में जो व्यापारी लोग थे वो इन पवनों का उपयोग करते थे अपने जहाज़ों को सही सलामत पहुंचाने के लिए, क्योंकि वायु जैसी वायु चल रही है उसी दिशा में अगर जाएंगे तो उनको ज़्यादा तकलीफ नाव को नहीं आएगी, ठीक है। तो उसी दिशा में उसी मार्ग का, जिस मार्ग में पवनें बहती थी उसी मार्ग का अनुसरण करते थे यहाँ पर ये, और इसीलिए इन्हें व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड्स बोला जाता है। तो दक्षिण में होती है ट्रेड विंड्स, जो दक्षिणी सागरों में बहती हैं, नीचे की तरफ बहती हैं। तो ये ITC-Z जो है वो दक्षिण व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। अब ये दक्षिणी महासागरों के ऊपर बह रही हैं, गर्म महासागरों के ऊपर, तो जब ये ऊपर की तरफ आएंगी तो वहां से समुद्रों से आर्द्रता, समुद्र के ऊपर बह के आ रही हैं, तो समुद्रों से यहाँ पर ये आर्द्रता, ह्यूमिडिटी लेकर आएंगे। भाई बारिश कैसे होती है? पवन होती है, पवन, सही है, वायु पवन बह रही है, उसमें आर्द्रता मिली, ह्यूमिडिटी जिसे बोला जाता है, जलवाष्प मिली, और बारिश हो गई। तो यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका जी, बिल्कुल, बारिश तो ऐसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दक्षिणी हमारी क्या है, व्यापारिक पवनें, ये कौन किसकी बात चल रही है? दक्षिणी व्यापारिक पवनों की बात चल रही है। पवनें ये आएंगी ऊपर की तरफ और तब जाकर ये बारिश करेंगी, दक्षिण पश्चिम मानसून, इस तरीके से। तो मानसून की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से होती है, ठीक है। जैसे जैसे महीने बदलते जाएंगे ये नीचे की तरफ घटता जाएगा। ITC-Z, गर्मी आएगी तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा ITC-Z। ये पट्टी सिर्फ ऐसे मत मानिए कि यहीं पर रहेगी, उत्तर के मैदान में रहेगी, नहीं, ये हिमालय पे पहुंच जाएगी, हिमालय पर ही पहुंच जाएगी। और हिमालय पर पहुंच जाएगी तो उत्तरी भाग में सूखा पड़ जाएगा, उत्तर के मैदान में सूखा पड़ जाएगा। तो ITC-Z की स्थिति क्या है, ये मतलब इफेक्ट करता है भारत के मानसून को, ठीक है। अगर हिमालय पर होगी तो यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा, और जो नदियों में बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी, जो एक तो बर्फ पिघलेगा तो पानी मिल रहा है गर्मी की वजह से, दूसरी तरफ बारिश ज़्यादा, क्योंकि ITC-Z वहीं है, वहीं बारिश होगी, तो वहाँ से नदियों में बाढ़ आ जाएगी, उत्तर के मैदान में बह जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा उत्तर के मैदान में। अगर यहाँ पर है तो बारिश यहाँ पर ज़्यादा होगी, सही है। तो जैसे जैसे महीने आगे बढ़ते जाएंगे तो ये ITC-Z की स्थिति नीचे तरफ होती जाएगी और मानसून लौटता हुआ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ आ गया होगा। जैसे जैसे ITC-Z नीचे की तरफ जाएगा, सूरज जैसे जैसे दक्षिणायन होगा, दक्षिण की तरफ बढ़ेगा, मानसून लौटता जाएगा। अब मानसून के बारे में जो मुख्य बिंदु है वो मेरे को यहाँ पर आपको समझाने हैं। इसके बारे में जो मुख्य बिंदु हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, उनको यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है जी, बिल्कुल। देखिए क्या पॉइंट है कि दक्षिणी भाग से मानसून आता है, प्रायद्वीपीय भाग से मानसून भारत में एंटर करता है, इससे पहले और एक बात लिख लेंगे कि भारत की मुख्य भूमि में आने से पहले, ये जो हमारा मुख्य भूमि है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, केरल, तमिलनाडु, वहां से आने से पहले सबसे पहले इसकी बारिश मानसून वहां पर द्वीपों पर होती है। तो लिखेंगे मानसून से पहली बारिश, मानसून से, ये मानसून की लिखेंगे, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, अट्रैक्टिव है, कि मानसून की पहली वर्षा या पहली बारिश कहाँ पर होती है? द्वीपों पर, द्वीपों पर होती है। 20 से 25 मई पर हो जाती है। तो मानसून की सबसे पहली बारिश कहाँ होगी? द्वीपों पर, वो चाहे अंडमान निकोबार में हो, लक्षद्वीप में हो, और ज़्यादातर अंडमान निकोबार में होगी, क्योंकि उनकी स्थिति थोड़ी नीचे है, लक्षद्वीप केरल के अधिक निकट है।
तो मानसून की पहली बारिश द्वीपों पर 20 से 25 मई, मानसून 20 से 25 मई पर हमारे द्वीप समूह पर आ जाता है। तो भारत में एंटर करेगा दक्षिण भाग से, प्रायद्वीप भारत से भारत में प्रवेश करता है। यहां से यह दो भागों में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीप भारत है। अब मानसून आ रहा है, अब यह प्रायद्वीप भारत एक तट है ऐसा, एक तरफ ये, एक तरफ ये, एक पूर्वी तट है, एक पश्चिमी तट है। अब ये एक धारा इधर चली जाएगी, एक धारा इधर चली जाएगी, एक बंगाली खाड़ी की धारा, एक अरब सागर की धारा। समझ गए जी? तो यहां से यह दो शाखाओं में बढ़ता है, यहां यह दो शाखाओं में बट जाता है और 1 जून को केरल तट पर ये पहुंच जाता है, ध्यान रखेंगे। एक हो जाती है हमारी अरब सागर की धारा, और दूसरी होती है हमारी बंगाल की खाड़ी की धारा। एक जून को केरल के तट पर पहुंच जाएगा। सबसे पहली वर्षा भारत के मुख्य में बात करें तो वहाँ कहाँ पर होगी शादियों? केरल में होगी। और जैसे जैसे तिथि बढ़ जाएगी, जैसे 15 जून आ गया तो मुंबई कलकत्ता में ये पहुंच जाएगा, उस तरीके से। और थोड़ा और आगे बढ़ें तो ये 20-25 जून के आसपास उत्तरी मैदान में पहुंच जाएगा। और फिर अंत ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है ना, और आगे लिखेंगे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए इसकी स्थिति ऊपर की तरफ ऊपरी या पश्चिमी भाग में जाते जाते, ठीक है, ऊपरी या पश्चिमी भाग में भाग तक पहुंचते पहुंचते कह सकते हैं, पहुंचते पहुंचते स्थिति कमजोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। ठीक है। तो अरब सागर के केस में क्या है कि अरब सागर की, जैसे ये अरब सागर है यहाँ पर, ये इधर इधर से अगर पश्चिम भाग की बात करें तो वर्षा अधिक होगी, इसलिए पश्चिमी घाट सबसे ज्यादा वनस्पति या बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया कहलाता है, क्योंकि वर्षा यहाँ पर धारा से हो रही है, अरब सागर की धारा से। पूर्व की तरफ वर्षा घटती जाएगी, पूर्व की तरफ। लेकिन जो बंगाली खाड़ी की धारा है यहाँ से आ रही है, यहाँ पर आप देखें तो पूर्वी तट में वर्षा ज्यादा हो रही है, लेकिन पश्चिम की तरफ बढ़ती जाएगी। तो देख रहे हैं आप, विरोधाभासी तथ्य यहाँ पर पाया जा रहा है। किसके बीच में? अरब सागर की धारा, बंगाली खाड़ी की धारा में। यहाँ पर पश्चिमी भाग से पूर्व की तरफ वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। बंगाली खाड़ी की धारा के केस में क्या है कि यहाँ पर पूर्वी तट से पश्चिमी भाग की तरफ मात्रा घटती जाएगी वर्षा की। तो दोनों में विरोधाभासी तथ्य यहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है। अब इनसे बारिश के बारे में एक और फैक्ट, आपने सुना है मासिन राम? क्या है जी? मासिन राम कहां पर है? मेघालय में, खासी पहाड़ियों में। कहां पर? खासी पहाड़ियों में, खासी पहाड़ियों में, मेघालय में। विश्व का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र, विश्व का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र, विश्व का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है ये। विश्व का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र 11,872 मिलीमीटर प्रति वर्ष, ये इसकी औसत वर्षा है, ये इसकी औसत वार्षिक वर्षा है साथियों, औसत वार्षिक वर्षा। लेकिन 1985 में यहां पर रिकॉर्ड बन गया। क्या रिकॉर्ड होल्ड किया सर्वाधिक वर्षा के मामले में? 1985 में, सन 1985 में मासिन राम में 26,000 मिलीमीटर एक साल में वर्षा हुई। 26,000 मिलीमीटर वर्षा एक साल में सन 1985 में रिकॉर्ड बनाया। कहाँ? मासिन राम में। तो विश्व का सर्वाधिक नम क्षेत्र बोल सकते हैं, विश्व का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कहाँ पर है? गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां हैं तीनों मेघालय की मुख्य, उनमें जो बीच वाली है
खासी पहाड़ी उनवर है मासेराम। क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी है भाई, और बंगाल की खाड़ी की जो अभी बताया मानसून धारा है, बंगाल की खाड़ी वाली धारा, वो जाके यहाँ पर पर्वतों से टकराती है और टकराकर पर्वतकृत वर्षा होती है। तो इसलिए तो बोला गया कि सर्वाधिक वर्षा पर्वतकृत वर्षा भारत में होती है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको समझ आ गया होगा। अब जो मानसून है वो वर्षा वर्षा बताई थी जून से सितंबर के मध्य होती है, जून से सितंबर, सही है, जून से सितंबर मानसूनी वर्षा। तो बात करें लगभग 4 महीने हो गई है, 3-4 महीने हो गए, तो 100 से 120 दिन मानसून होता है, मानसून रहता है। 100 से 120 दिन मानसून साथी यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ठीक ढंग से समझ आ गई होगी। अब दोनों शाखाओं की बात की थी यहाँ पर हमने, जी बिल्कुल बात की थी, दोनों शाखाओं की, एक अरब अरब सागर की धारा, एक बंगाल की खाड़ी की धारा। अब ये जो दोनों हैं, दोनों धाराएं मिलती कहाँ पर हैं जी, दोनों धाराएं साथ ही ध्यान रखेंगे, दोनों धाराएं गंगा के मैदान में मिल जाती हैं। एक इधर से गई, एक इधर से गई, और दोनों जाकर मिल जाएंगी गंगा के मैदान में। दोनों धाराएं गंगा के मैदान में मिल जाती हैं। ठीक है, दोनों धाराएं गंगा के मैदान में मिल जाती हैं, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब आगे फिर शुरू होती है इनके मानसून के लौटने की कहानी। ठीक है साथियों, अब इनके लौटने की कहानी पढ़ेंगे हम। शरद ऋतु की आप बताया था आपको, मानसून का लौटना, मानसून का लौटना, इसे निवर्तन ही बोला जाता है। मानसून का निवर्तन, मानसून क्या है, वायु दिशा में परिवर्तन है ऋतु के अनुसार, ऋतु के अनुसार वायु दिशा में परिवर्तन क्या कहलाता है, मानसून। तो जैसे ही ऋतु चेंज होगी वायु दिशा चेंज हो जाएगी, तो लिखेंगे शीतकाल में, शीतकाल के समय, शीतकाल के आरंभ तक, शीतकाल के आरंभ में चूंकि ऋतु चेंज हो रही है जी, तो पवनों की दिशा चेंज होगी जी, क्योंकि मानसून की मुख्य विशेषता यही है। तो शीतकाल के आरंभ में पवनों की दिशा पवनों की दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ हो जाती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ हो जाती है। हो जाती है, उत्तर की तरफ हो जाती है, यानी अब ये मानसून लौटेगा कब, सितंबर से दिसंबर के बीच। तो शीतकाल के आरंभ में पवनों की दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ हो जाती है, सही है, और दक्षिण पश्चिम जो व्यापारिक पवन है वो भी कमजोर होने लगती हैं। तो अब ये लौटने लगेगा, लौटते समय मानसून बंगाल की खाड़ी तो लौटते समय मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करता है, ह्यूमिडिटी, जलवाष्प ग्रहण करके, ठीक है, और दक्षिणी तटों पर, जो हमारे भारत के दक्षिणी तट है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, दक्षिणी तटों पर वर्षा करता है, वर्षा करता है। दक्षिणी तटों पर क्या करता है साथियों, वर्षा। और इन दक्षिणी तटों में कौन कौन शामिल है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक।
लेकिन मुख्यतः जो वर्षा होगी साथियों, मुख्यतः वर्षा अगर बात आए, मुख्यतः वर्षा की अगर बात है साथियों, तो आप ध्यान रखेंगे मुख्यतः वर्षा होती है साथियों तमिलनाडु में, जो हमारा लौटता मानसून है, जो हमारा लौटता हुआ मानसून है, उससे सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो तमिलनाडु में। इसे उत्तर पूर्वी मानसून, भाई जो आया वो दक्षिण पश्चिमी मानसून और जो गया वो उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता है। और इससे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, सर्वाधिक वर्षा देखेंगे, सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में। क्योंकि अगर आपने, मैंने अफवाह तंत्र जब पढ़ाया था उसमें प्रायद्वीपीय नदियां, दक्षिणी भारत की नदियों की बात की थी साथियों, तो वहां पर आपने देखा था कि कावेरी नदी जो है वो सर्वाधिक पानी वाली नदी है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी, तमिलनाडु तट पर। अब ये मानसून पूरी तरह लौट के जा चुका है और धीरे धीरे ये भारतीय भूभाग से लौटता चला जाएगा। अब मानसून से पहले भी आपने देखा थोड़ी बहुत फुहार पड़ती है, जैसे पहली बारिश कई बार बोला जाता है कि ये पहली बारिश है, गर्मी की पहली बारिश, तो मानसून से पहले भी वर्षाएं होती हैं, उन्हें मानसून पूर्व वर्षा बोला जाता है। मानसून पूर्व वर्षा, इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है, उनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक है सबसे पहले यहां पर, उसका नाम है चेरी ब्लॉसम, ठीक है, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, या इसको बोला जाता है साथियों कॉफी शॉवर, कॉफी शॉवर, चेरी ब्लॉसम या कॉफी शॉवर। अब ये चेरी ब्लॉसम या कॉफी शॉवर है, ये कर्नाटक और केरल में होती है मानसून से पहले, मानसून पूर्व वर्षा की बात चलिए, लेकिन केरल और कर्नाटक, कर्नाटक में, केरल और कर्नाटक में कॉफी शॉवर क्यों बोला गया है, क्योंकि कॉफी उत्पादन के लिए, कॉफी उत्पादन में सहायक होती है, कॉफी उत्पादन में सहायक, कॉफी उत्पादन में सहायक होती है। दूसरी जो है साथी उसका नाम है मैंगो शावर, आम्रवृष्टि, मैंगो शावर, शावर तो समझ रहे हैं ना, एक छिड़काव जो होता है एक तरीके से। आम्रवर्षा, आम्रवृष्टि आपने सुना होगा, ज्यादा प्रचलित है आम्रवृष्टि। अब आम्रवृष्टि के बारे में क्या है, ये भी केरल और कर्नाटक में होती है। केरल और कर्नाटक में होती है, और ये आमों को जल्दी पकाने में सहायता करती है, आमों को जल्दी पकाने में सहायता करती है, सहायता करती है, ठीक है। अगली जो हमारी साथियों तीसरी महत्वपूर्ण मानसून पूर्व वर्षा का उदाहरण है, उसका नाम है साथियों काल बैशाखी, काल वैशाखी। काल वैशाखी का क्या सीन है, जैसा इसके नाम से आप जान सकते हैं, बैशाख का काल इसको बोल सकते हैं, बैशाख महीने का काल, ये भाई। तो गर्मी में बैशाख महीना कौन सा होता है, अगर आप बात करें तो जुलाई अगस्त का महीना होता है वैशाख, अगर हिंदी महीनों में देखें आप तो जुलाई अगस्त का महीना। तो वैशाख यानी वैशाख महीने में जो काल एक तरीके से झंझावात के साथ बारिश होती है, तूफान आते हैं उस तरीके से, तो ये होता है बिहार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, बिहार पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में क्या है जी, काल वैशाखी। और ध्यान रखेंगे काल वैशाखी को उड़ीसा में नॉर्वेस्टर बोला जाएगा, नॉर्वेस्टर कहा जाता है। उसके आगे अन्य जो महत्वपूर्ण है, इसके आगे चौथी और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण, उसका नाम है साथियों बारदोली छीड़ा, बारदोली छीड़ा कहाँ पर है जी, असम में। क्या होता है, झंझावात आते हैं, ओलावृष्टि बारिश, असम में।
असम में, ठीक है, असम में। और क्या होता है इसमें, झंझावात, झंझावातें, तूफान आते हैं, सही है। तो ये मानसून पूर्व वर्षा है, यानी मानसून से पूर्व वर्षा है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ उनकी विशेषताएं हैं कि जैसे यहाँ पर बात हुई भी, ये आमों को जल्दी पकाने में सहायता करती है केरल कर्नाटक में मानसून से पहले, तो इसको बोला था मैंगो शावर। चेरी ब्लॉसम या कॉफी शावर, कॉफी उत्पादन में सहायक है। तीसरा काल वैशाखी, बैसाख का काल, बैसाख महीने का काल, और बारदोरी चिड़ा असम में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हमने कवर किया है भारतीय जलवायु को, मानसून को ठीक ढंग से पढ़ा है, विस्तार से पढ़ा है। तो आज की साथ ही हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। अगली क्लास में हम मृदा पढ़ेंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।